अगर आप सोच रहे हैं कि नीरव मोदी और माल्या जैसे लोगों ने हमारे देश में सबसे बड़ा घोटाला किया है तो आप गलत सोच रहे हैं। देश में एक बार फिर बैंक घोटाले की खबरें सामने आई हैं और इस बार का घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। सीबीआई ने 36,615 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में बुधवार को मुंबई और महाराष्ट्र में डीएचएफएल, उसके प्रमोटरों कपिल वधावन, धीरज वधावन, बिजनेसमैन सुधाकर शेट्टी के साथ करीब 15 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है, जो नीरव मोदी के घोटाला मामले का लगभग 3 गुना है। सीबीआई के मुताबिक साजिश के तहत आरोपी कपिल वधावन और अन्य ने कंसोर्टियम बैंक को 42,871 करोड़ रुपए के बड़े लोन को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। डीएचएफएल के रिकॉर्ड्स में धोखाधड़ी करके पैसों के एक जरूरी हिस्से का हड़प के उसे गलत इस्तेमाल किया, जिससे कंसोर्टियम लैंडर्स को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि सीबीआई ने बैंक से 2022 को मिली शिकायत के आधार पर कार्यवाही की है। वधावन ब्रदर्स कथित भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल सीबीआई जांच के घेरे में है। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने 2010 और 2018 के बीच कंसोर्टियम से एक एग्रीमेंट के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन मई 2019 के बाद से रीपेमेंट डिफॉल्ट करने लगी। भारत के दो पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज सुबह भूकंप के झटकों से दहल गए। 6.1 तीव्रता के भूकंप ने जहां एक ओर अफगानिस्तान में भारी तबाही मचाई तो पाकिस्तान तक असर देखने को मिला। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से करीब 44 किलोमीटर दूर था और 51 किलोमीटर की गहराई में था। ये भूकंप इतना तेज था कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर, मुल्तान, केटवा में भी लोगों को झटके महसूस हुए। इस भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही अफगानिस्तान में मचाई, जहां भूकंप की वजह से अब तक 280 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और अभी ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जबकि 600 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन भूकंप से मची तबाही से लोगों में अफरा तफरी के साथ डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ लोगों को संभालने की भी जरूरत है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। बीते कुछ समय से रोजाना न सिर्फ 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि डेली पॉजिटिविटी रेट भी करीब 4% के करीब पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में अब भी लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,249 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 81,000 के पार पहुंच चुकी है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी कोरोना से हालात चिंताजनक ही बने हुए हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के करीब 1300 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं दिल्ली में सोमवार को एक दिन में हुई 6 मौतों से हड़कंप मच गया। मौतों की संख्या करीब 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में संक्रमण दर भी 10% को पार कर गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 6 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 125 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें अब तक एक्टिव केस भी बढ़कर 606 हो गए हैं। अब ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, आखिर क्यों कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल इसका कारण है ओमिक्रॉन। देश में ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट की वजह से केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस समय सावधानी बरतना काफी अहम हो जाता है। बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला आदिवासी नेता बन गई हैं। इससे पहले वो देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का रिकॉर्ड भी रखती हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। ऐसे में आदिवासी समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाए जाने की मांग उठ रही है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना काफी अहम कदम माना जा रहा है।
अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होना है। यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से हैं। वो जनता पार्टी से लेकर जनता दल और बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। बीजेपी द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड चलकर सियासी तौर पर अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को आदिवासी बेल्ट में सियासी तौर पर फायदा मिल सकता है। वहीं आने वाले महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां आदिवासी वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। सर, आप लोगों ने सत्याग्रह का योजना बनाया, 6 दिन आप लोग यहाँ बैठे रहे, आप भी सड़कों पर रहे। क्या सरकार से गलती हुई राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ करके और उनको जो है आपकी पार्टी को जो है इस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया? क्या सरकार से गलती हुई मानते हैं आप? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछताछ करे उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। क्या एफआईआर हुई है कि ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी? खुद ही इलीगल काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ सीबीआई, आईटी, ईडी ने कोई कार्रवाई की? तो केवल आपके निशाने विपक्ष है और विपक्ष को दबाने के लिए इस प्रकार के एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं। विरोध इस बात का है। दूसरी बात यह है कि अभी जिस प्रकार से जो अग्निपथ योजना लाए हैं, किससे चर्चा हुई? क्या लोकसभा में चर्चा हुई? स्टैंडिंग कमेटी से चर्चा हुई? जब किसी से चर्चा ही नहीं हुई है तो आप इस प्रकार से अचानक कोई कार्यक्रम लॉन्च कर दिया। पूरे देश भर के नौजवान आक्रोशित हो गए जो वर्षों से नौकरी के तलाश में इंतजार में थे। 3 साल से भर्ती आपने बंद करके रखी है और जिनका इंटरव्यू हो गया था, केवल अपॉइंटमेंट देना था, उसको भी रोक दिया। और 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। बच्चे समय पूरी ज़िंदगी जवानी में रिटायरमेंट हो जाएंगे और देश के सीमा के साथ भी अलग खिलवाड़ कर रहे हैं। बीते 6 दिनों में हमने देखा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हर बार धरने पर बैठे और इस बीच दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो कांग्रेस के दफ्तर में हम लोग आने को रोक रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, सांसद को, सबको रोकें। पत्रकारों को आने से रोक रहे हैं। और किस प्रकार से कार्यालय के अंदर दिल्ली की पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को खींच के ले जा रही है। किस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। महिला सांसद अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया तो राष्ट्रपति से जाकर हम लोग मिलकर ज्ञापन दिए। इस प्रकार से प्रजातंत्र होना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद के चुनावों के नतीजों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परेशान तो थे ही, अब उनकी सरकार पर एक और आफत आन पड़ी है। राज्य में हुए एमएलसी चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार को इसमें झटका लगा है और अब उद्धव सरकार पर ही खतरा मंडरा रहा है। पहले चुनाव में एमवीए के सिर्फ 5 उम्मीदवार जीत कर आए। अब शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपना लिए हैं। वो पार्टी के करीब 25 विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं, जहां से आज शिंदे काफी जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक शिवसेना के 25 विधायक शिंदे के साथ हैं। शिंदे फिलहाल सूरत के एक होटल में हैं, जिसके बाद फिलहाल होटल के अंदर बाकी सभी की एंट्री बंद की जा चुकी है। सूरत पुलिस ने रात से ही होटल के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। बता दें कि कल एमएलसी चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया, जिसके चलते पार्टी को नुकसान हुआ। सोमवार देर रात महाराष्ट्र की 10 सीटों पर एमएलसी इलेक्शन के नतीजे घोषित हो गए हैं। इसमें बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि बीजेपी को शिवसेना के विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग का फायदा मिला। दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक को देखते हुए आज ही एक आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के नॉट रीचेबल होने के बाद सीएम ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी को घेरने की रणनीति के साथ साथ बागी विधायकों के भविष्य को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.